नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कलाम का जो माइनर टेस्ट 10 है उसकी क्लास नंबर 3 देखेंगे सेकंड ग्रेड पेपर 1 के लिए। और आज अपने टॉपिक में मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और आपके इसके साथ नीति निर्देशक तत्व और संविधान की विशेषताओं से क्वेश्चन आएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है? बात पूछा है कि एकात्मक लक्षण नहीं है। एकात्मक का मतलब होता है कि सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास हो ना, उसको कहते हैं एकात्मक लक्षण। तो भारत एकात्मक और संघात्मक दोनों ही प्रकार का क्या है, दोनों प्रकार के लक्षण रखता है। भारत का संविधान एकात्मक भी रखता है और संघात्मक भी रखता है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से गुण एकात्मक नहीं है, वो पूछा है। तो सबसे पहले अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, तो इसमें केंद्र ज्यादा पावरफुल हो रहा है, तो ये एकात्मक का गुण है। फिर इकहरी नागरिकता, यानी भारत का जो भी नागरिक है वो सिर्फ भारत का नागरिक है, वो किसी राज्य का नागरिक नहीं है। मैं राजस्थान का नागरिक की कोई मेरे को आधिकारिक नागरिकता नहीं मिली हुई, मेरे को सिर्फ भारत की नागरिकता मिली हुई है, तो इसको कहते हैं इकहरी नागरिकता। तो ये भी केंद्र को मजबूत करता है, तो ये भी एकात्मक लक्षण है। फिर अखिल भारतीय सेवाएं, तो अखिल भारतीय सेवाएं है ये भारतीय यानी कि पूरी केंद्र पर डिपेंड करती है, तो ये भी एकात्मक का लक्षण है। फिर क्या बचा? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये एकात्मक का लक्षण नहीं है। ये किसका है? ये आपका संघात्मक का। किसका? संघात्मक का क्या है? संघात्मक का लक्षण है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का बंटवारा विभिन्न राज्यों में उनकी जनसंख्या के हिसाब से होता है, तो ये संघात्मक है। ठीक है, ये आपका क्या है? राज्यसभा का सीटों का बंटवारा, मतलब ये सत्ता के विकेंद्रीकरण की ओर इशारा करता है। किसकी ओर? सत्ता के विकेंद्रीकरण की ओर। तो इससे ये संघात्मक की विशेषता, ना कि एकात्मक की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता के संदर्भ में सत्य, मतलब कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है उसके संदर्भ में सत्य कूट है? तो देखो, सबसे पहले एकीकृत न्यायपालिका, तो बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे कि भारतीय न्यायपालिका एकीकृत कैसे है? तो देखो, अंतिम निर्णय जो होता है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होता है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। एक श्रृंखलाबद्ध चलता है सब कुछ। ठीक है, जिला न्यायालय से ऊपर क्या होता है? हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। एक श्रृंखला से चलता है, लेकिन एक एकीकृत न्यायालय है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट मान लो कि राजस्थान हाई कोर्ट ने कोई आपका कोई ऑर्डर दे दिया या कोई डिसीजन दे दिया, उसको सर्वमान्य होगा, उसके विरुद्ध आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। तो एकीकृत न्यायपालिका है, तो बिल्कुल सही है। पंथ निरपेक्ष, बिल्कुल ठीक है, पंथ निरपेक्ष है। अपना देश किसी भी धर्म को मानता नहीं है, कोई भी राज धर्म नहीं है। फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो ये भी अपने देश के नागरिकों को प्राप्त है। और इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, तो ये भी इसकी विशेषता है। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या हो जाएगी? चारों हो जाएगी। कई लोग क्या हो सकते हैं, एकीकृत न्यायपालिका में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, एकीकृत न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। तो चारों के चारों सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चौथा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48वां क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 48वां क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के संदर्भ में असंगत कथन बताना है। क्या बताना है? असंगत कथन बताना है। तो सबसे पहला है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मूल अधिकार कहां से ग्रहण किए गए? अमेरिकी संविधान से। ठीक है, फिर भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलतः 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। और आपका कौन से अनुच्छेद? 44वें संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन उस कब हुआ था? 1978 हुआ था। उसमें 31वां अनुच्छेद है, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। ठीक है, किसको? संपत्ति के अधिकार को। तो वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो पहले 7 थे, तो बिल्कुल सही है। मूलतः कितने थे? 7। फिर इस संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, तो बिल्कुल सही है। 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद है, उनमें क्या है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वर्णित हैं, और ये भाग 3 में आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, कि किसी भी परिस्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति चाहे तो काल में राष्ट्रपति चाहे तो इन पर क्या लगा सकता है? आपका प्रतिबंध लगा सकता है। तो ऑप्शन 4 क्या हो गया? असंगत हो गया। तो चौथा इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49वां क्वेश्चन बोल रहा है, आपके सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इस तरफ मूल अधिकार, इस तरफ क्या है? अनुच्छेद। तो सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आपके 14 नंबर से 18 नंबर तक। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक आपको समानता का अधिकार दिया गया। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यह आपका दिया हुआ है 23 से लेकर 24 तक।
ठीक है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है और इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, फिर बचा कौन? 4 अधिकार तो आ गए, तो 2 अधिकार बच गए। 2 अधिकार कौन कौन से बच गए? एक 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एक मिनट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर एक बचता आपका 29 से लेकर 29 और 30 में, ये आपका क्या हो गया? 29 30 में जो हो गया, जो है, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 30 में कौन सा है? 29 30 में आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार? सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो ये आपके जो है 6 के 6 मूल अधिकार है वो किस रूप से वर्णित है? यह अनुच्छेद 31 मिस है, क्योंकि ये जो है संपत्ति का अधिकार था। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। और इसको जो है 44वें संविधान संशोधन जो है 1978 के तहत हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है? निजी जो शिक्षण संस्थान है ना, उनमें आरक्षण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो निजी शिक्षण संस्थान है उनमें आरक्षण का प्रावधान जो है आपका अनुच्छेद 15(5) के तहत है। किसके तहत? अनुच्छेद 15(5) के तहत। और एक आता है आपका अनुच्छेद 15(6), इसके तहत क्या है? तो इसके तहत आपका ईडब्ल्यूएस आरक्षण वर्णित है। कौन सा ईडब्ल्यूएस आरक्षण? जो 10% है और 103वें संविधान संशोधन 2009 के तहत ये दिया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस है वो 16(6) में भी वर्णित है। किसमें? 16(6) में। अनुच्छेद 16(6) में भी कौन है? ईडब्ल्यूएस वर्णित है। तो दोनों का ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो कौन कौन से अनुच्छेद में? तो 15(6) और 16(6) में। ठीक है, और जो है 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया था ईडब्ल्यूएस वाला। ठीक है, तो अनुच्छेद 15(5) जो है निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान करता है। अब देखो भारत में जो है 3 प्रकार के क्या आरक्षण है। ठीक है, 3 प्रकार के आरक्षण कौन है? एक तो शिक्षा में आरक्षण, जिसको कह सकते हो शिक्षण आरक्षण। ठीक है, शिक्षण क्षेत्र है उनमें आरक्षण। शिक्षण आरक्षण जो है आपका वो किस में दिया गया है? शिक्षा के क्षेत्र में 15(4), 15(5) और 15(6), इन 3 अनुच्छेदों में दिया गया है। एक आपका है कौन सा? जो है सरकारी नौकरी में आरक्षण। सरकारी नौकरी में आरक्षण, तो सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है वो किन किन में दिया गया है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये दिया गया आपका 16(4), ठीक है, 16(4)A, 16(4)B और एक दिया गया आपका 16(5). ठीक है, इनमें जो क्या क्या किस में दिया गया? 16(5) नहीं, 16(6). ये क्या? 16(6). इनमें सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया है। एक आपका राजनीतिक आरक्षण। कौन सा? राजनीतिक, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में जो सीटें होती है ना, रिजर्व, वो। तो जो राजनीतिक आरक्षण है वो आपका दिया गया 330, 331, 332 और 333 में। तो ये 3 प्रकार के आरक्षण है, तीनों को आपको पता होना चाहिए। तो निजी शिक्षण संस्थानों में अनुच्छेद 15(5) के तहत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51वां क्वेश्चन बोल रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता में किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो सबसे पहले ऑप्शन में देखें तो देखो कर्म का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है पूरे संविधान में, तो ये गलत हो गया। दूसरे में देखें तो आप देख सकते हो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। और ये अनुच्छेद 16(2) में वर्णित है। और देखो यहाँ पर वर्ग नहीं आ सकता, तो ये वैसे कैंसिल हो गया, और यहाँ वर्ग आ गया तो ये भी वैसे कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 बचेगा। ठीक है, इसको आप जो है एलिमिनेट करके भी कर सकते थे कि कर्म, वर्ग कहीं नहीं आता, तो ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो ऑप्शन नंबर 2 बचा, जो 16(2) अनुच्छेद के तहत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52वां क्वेश्चन बोल रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा SC ST को पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया? ये क्या होता है पदोन्नति में आरक्षण? मतलब आप 2nd ग्रेड टीचर हो, ठीक है, और आप 1st ग्रेड में आपकी जो पदोन्नति होगी, मतलब आपका प्रमोशन होगा, उसमें भी SC और ST को आरक्षण है, उनकी जो है पदोन्नति जल्दी होती है। तो ये जो है आपका कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3, 52 में क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर
3 जो है 77वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत जो है आपका क्या दिया गया, 77वें संविधान संशोधन के तहत SC ST को पदोन्नति में भी आरक्षण दिया गया और यह प्रावधान किया गया अनुच्छेद 16(4) में। किसमें? अनुच्छेद 16(4) में 77वां संविधान संशोधन द्वारा SC ST को पदोन्नति में भी आरक्षण प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार अस्पृश्यता निवारण कानून के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। तो देखो अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद कौन से में है? 17 में। कौन से अनुच्छेद में है? 17वें अनुच्छेद में। इसमें जो 3 अधिनियम पारित किए गए। कितने अधिनियम? 3 अधिनियम, और तीनों का नाम ध्यान रखना आपको। इसमें कितने अधिनियम पारित किए गए? 3, और ऑप्शन कितने हैं? 4, मतलब एक गलत है इनमें से, ठीक है। तो इनमें से गलत कौन सा आपका? तो इसमें से देखो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 तो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। फिर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 तो ये भी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। फिर नागरिक संरक्षण अधिनियम 1978 ये नहीं है, ठीक है, और उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर है अनुसूचित जाति एवं जनजातीय अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तो ये भी क्या हो गया आपका? सही हो गया। तो यहाँ पर असत्य पूछा था तो ऑप्शन नंबर 3 जो क्या हो गया? असत्य हो गया, ठीक है। ये SC ST एक्ट है ना, वो यही तो है, SC ST एक्ट है वो 1989 का जो अधिनियम है वही तो है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। तो जो है यहाँ असत्य पूछा था तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका असत्य कथन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से उपाधियों का अंत मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही कूट की पहचान करो। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में वर्णित है, और इसमें जो है आपको क्या करना है? सही कूट का जो है आपको पहचान करनी है, ठीक है। सबसे पहले अनुच्छेद 18(2) के तहत राज्य सेवा व शिक्षा को छोड़कर कोई उपाधि नहीं देगा, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आती है 18(1) की बात, और इसमें भी क्या है? सेना व शिक्षा, सेना व शिक्षा, यानी ये 2 ही चीज ऐसी हैं। अनुच्छेद 18(1) क्या कहता है कि सेना और शिक्षा को छोड़कर जो है किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती, ठीक है। सेना व शिक्षा को छोड़कर कोई उपाधि नहीं देगा, अनुच्छेद 18(1) कहता है। तो यहाँ पहली बात 18(2) है। दूसरी बात जो है राज्य सेवा की जगह यहाँ पर सेना होता। कौन होता? सेना। फिर आता है 18(2), ठीक है। ये 18(1) देखो, ये ऑप्शन नंबर 2 देखो, अनुच्छेद 18(1) के तहत कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं करेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये 18(1) में नहीं आती, ये आती है 18(2) में, तो ये भी वैसे गलत हो गया। फिर अनुच्छेद 18(3) के अनुसार विदेशी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति से उपाधि ग्रहण करेगा, तो बिल्कुल सही है। तो देखो जो भी विदेशी नागरिक जो भारत में, कहां पर? अपने देश भारत में कोई जो लाभ के पद पर है या सरकारी पद पर है, तो वो क्या करेगा? राष्ट्रपति की अनुमति से उपाधि धारण कर सकता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला और दूसरा जो है गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3, केवल 3 किसमें होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55वां क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत किन के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 33 है वो जो है सशस्त्र बलों को, जो आपके जितनी भी सेना और अर्धसैनिक बल हैं, उनके जो है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि उनको मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से जो है प्राप्त नहीं होते। तो संविधान का जो अनुच्छेद 33 है वो क्या करता है? सशस्त्र बलों के जो है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। 56वां क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अधिकार के संबंध में असत्य कथन बताओ। जो अनुच्छेद 20 है ना, वो किसके संबंध में है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसके संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। सबसे पहला, इसके तहत जो है दांडिक विधियां भूतलक्षी प्रभाव से लागू की जा सकती है, तो ये गलत है। भूतलक्षी प्रभाव क्या होता है कि जो है किसी व्यक्ति को दंड तभी दिया जा सकता है जो वर्तमान में किसी कानून का उल्लंघन करे, वर्तमान में लागू विधि का उल्लंघन करे, लागू विधि का उल्लंघन करे, मतलब किसी व्यक्ति को दंड तभी दिया जा सकता है वो वर्तमान में लागू किसी विधि यानी कानून का उल्लंघन करे। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब है कोई ऐसी विधि जो पहले लागू थी लेकिन वर्तमान में लागू नहीं है, उसके लिए जो है किसी भी प्रकार की दंड जो है नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर लागू नहीं की जा सकती होना था, यहाँ पर लागू की जा सकती नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो गया। और असत्य पूछा था तो ऑप्शन 1 ही सही उत्तर हो गया। बाकी जो है उनको भी देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार दंडित किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। किसी भी आरोपी को अपने विरुद्ध साक्ष्य, जो साक्ष्य है ना, साक्ष्य नहीं होगा, यहाँ साक्ष्य होगा, ठीक है, अपने विरुद्ध साक्ष्य होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तो ये भी बिल्कुल
सही है, ठीक है। साक्षी होने के लिए भी, साक्षी भी हो सकता है, ठीक है, सही है। साक्ष्य यहाँ जो है भाषा के हिसाब से साक्षी ही होगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को जो है अपने खिलाफ जो है सबूत देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मान लो कि आपने कोई अपराध किया है तो आपको जो है सबूत देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते खुद को, खुद के खिलाफ, ठीक है। तो ये दोनों सही हो गए, तो गलत हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57वां क्वेश्चन बोला अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता में शामिल मौलिक अधिकार है। जो 21वां है वो अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता देता है। और इसके में शामिल मौलिक अधिकार कौन कौन से इसके अंदर, तो ध्यान रखना आपको कि कौन कौन से जो अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले आश्रय का अधिकार, बिल्कुल। जीवन साथी चुनने का अधिकार, बिल्कुल। प्रतिष्ठा का अधिकार, बिल्कुल। विदेश यात्रा करने का अधिकार, तो बिल्कुल। इंपॉर्टेंट बनता है चौथा ऑप्शन कि विदेश यात्रा करने का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में, ठीक है। तो ये चारों के चारों इसमें शामिल होंगे। एक है 21 क, या हम कह सकते हैं 21 ए, ये जो जुड़ा था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जुड़ा था, जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बालक के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है, ठीक है। 6 से 14 जो वर्ष का बच्चा है उसके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो यहाँ पर तो ये चारों ही इसके उत्तर होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58वां क्वेश्चन बोल रहा है निवारक निरोध के तहत बंदीकरण की अवधि निर्धारित करने की शक्ति किसे प्राप्त है। सबसे पहले बात करें निवारक निरोध क्या होता है। तो कोई मान लो कि व्यक्ति को अपराध करने से पहले बंदी बनाना, अपराध करने से पहले बंदी बनाना, पहले बंदी बनाना। मतलब आपको ये लग रहा है कोई संभावित जो है आपका क्या कर सकता है, अपराध कर सकता है। कोई व्यक्ति जो है संभावित अपराध कर सकता है, तो उसको अपराध करने से पहले जो बंदी बनाते हैं ना, उसको कहते हैं निवारक निरोध, ठीक है। और ये अपराध करने से पहले बंदी बनाया जाता है। और इसकी अवधि वैसे 3 माह की होती है कि 3 माह तक जो है आप जो है किसी व्यक्ति को जो है निवारक निरोध के तहत बंदी रख सकते हो, इसके बाद नहीं रह सकते। लेकिन इसमें जो है वृद्धि कर सकते हैं या कमी भी कर सकते हैं, कौन, संसद कर सकता है इसमें, ठीक है। संसद जो है इसमें जो है वृद्धि और कमी कर सकता है। तो ऑप्शन जो 58 जो प्रश्न 58 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके कि संविधान के अनुच्छेद 25, कौन सा 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधिकार पर किस आधार पर रोक लगाई जा सकती है। तो अनुच्छेद 25 क्या बोल रहा है, अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में बोल रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो है अधिकार पर किस आधार पर रोक लगाई जा सकती है अंतःकरण की स्वतंत्रता पर। तो देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो आपका अनुच्छेद 25 है उसमें, और 25 जो 1 है ना उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर अंतःकरण की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा होगा। बाह्य आक्रमण का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 बोल रहा है डॉक्टर अंबेडकर किस अनुच्छेद को संविधान की प्राचीर की संज्ञा दी। तो संविधान की प्राचीर मतलब एक दीवार, ठीक है। और ये कह सकते हो संविधान की आत्मा, तो ये कौन सा होता है, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो होता है वो संविधान की प्राचीर या संविधान की आत्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी सरकारी अर्ध सरकारी पद पर पदासीन होता है, यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी सरकारी या अर्ध सरकारी पद पर पदासीन होता है तो न्यायालय में किस प्रकार की रिट जारी की जाती है। इंपोर्टेंट बनता है, अलग से नोट कर लेना। 61वें क्वेश्चन में आपका उत्तर होगा 4, अधिकार परीक्षा। मतलब कोई व्यक्ति जो है गैर कानूनी रूप से किसी जो है सरकारी या अर्ध सरकारी पद पर बना है, इसका मतलब वो अधिकार परीक्षा जो है रिट उसके प्रति जारी कर सकते हैं, ठीक है। उत्प्रेषण क्या होती है, जो नीचे के न्यायालय होते हैं ना, नीचे वाले न्यायालय, वहां से जो है ऊपर के न्यायालय में जो है आप क्या कर सकते हो, जो किसी भी मामले को ले जा सकते हो, ठीक है। परमादेश मतलब कोई कार्य करने का आदेश देना, ठीक है, कोई कार्य करने का आदेश देना किसी सरकारी अधिकारी को। प्रतिषेध क्या होती है, जो नीचे के न्यायालय होते हैं उनको जो है उनका जो है अधिकार क्षेत्र से बाहर आने पर रोकना, अधिकार क्षेत्र से बाहर आने पर रोकना, ये होता है आपका प्रतिषेध में। तो ऑप्शन जो है अधिकार परीक्षा हो जाएगा, जो है गैर कानूनी रूप से सरकारी और अर्ध सरकारी पद पर पदासीन होना। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं कि मूल अधिकारों के जो निलंबन से संबंध में जो निम्नलिखित कथन दिए उनमें से सत्य कथन आपको बताने हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, तो बिल्कुल सही बात है।
फिर अनुच्छेद 20 व 21 में दिए गए प्रावधानों को किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता, तो यह भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं कर सकते। ठीक है। फिर राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 19 में वर्णित अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, तो गलत है। इसको क्या राष्ट्रपति निलंबित करता है, स्वतः निलंबित नहीं होते। क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है निलंबित करता है, स्वतः निलंबित नहीं होता। तो ये क्या हो गया, गलत। तो ऑप्शन जो है आपका क्या जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। तो 62 में हो गया आपका ऑप्शन 1 और 2, तो ऑप्शन है 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63वां क्वेश्चन आपका नीति निर्देशक तत्व से है। इधर इस तरफ अनुच्छेद है और इस तरफ उनके विषय है। तो अनुच्छेद 40 आपको जो है पता होना चाहिए। अनुच्छेद 40 पंचायतों से संबंधित है, तो पंचायतों का गठन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद जो है आपका 40 दोनों पंचायतों से ही संबंधित है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद जो 45 है वो आपका क्या बोलता है कि बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। ठीक है। अनुच्छेद 45 में बाल्यावस्था में देखरेख और शिक्षा का उपबंध शामिल है। अनुच्छेद 43 बोलता है आपका क्या कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करेंगे। क्या बोलता है, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन किस में करेंगे, अनुच्छेद 43 में। फिर आपका आता है अनुच्छेद 48 जिसमें क्या होता है, कृषि एवं पशुपालन। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, 45 में बाल्यावस्था की देखरेख, 43 में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन और 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किस विद्वान के अनुसार नीति निर्देशक तत्व संविधान के सार तत्व हैं। इंपॉर्टेंट बनता है, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान का सार तत्व किसने कहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। ठीक है। इसके अलावा एक आपको जो है के.एम. पणिकर की बात को ध्यान रखना है। के.एम. जो पणिकर थे, इन्होंने क्या बोला कि ये जो है ना नीति निर्देशक तत्व है, ये आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद है। एक मिनट सही लिख देता हूं, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की संज्ञा किसने दी नीति निर्देशक तत्वों को, के.एम. पणिकर ने। डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है, इन्होंने क्या बोला कि ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्वतंत्रता है, कि स्वतंत्रता। ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान का सार का पंडित ठाकुरदास भार्गव ने, भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्वतंत्रता का, और के.एम. पणिकर ने इनको आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद का। तो ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति उदार बढ़ाने का संसूचक है। मतलब किस नीति निर्देशक तत्व में ना, किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति उदार बढ़ाने का संसूचक है। तो ये जो है आप एक प्रकार से कह सकते हो अप्रत्यक्ष विदेश नीति। अप्रत्यक्ष रूप से विदेश नीति किस में उल्लेखित है, वैसे विदेश नीति संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है किस में उल्लेख है, तो अनुच्छेद जो है आपके 51 में जो है उल्लेखित है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका का पृथक्करण, ये कहता है आपका, कौन कहता है, अनुच्छेद 50, 50-50 मतलब पृथक्करण हो गया। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, तो ये कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या संस्थाओं की, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक व संस्थाओं की जो है संरक्षण करना, संस्थाओं का संरक्षण करना। ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 51, किसमें अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति उदार बढ़ाने का संसूचक है, और अप्रत्यक्ष रूप से विदेश नीति भी इसमें जो है उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 66वां बोल रहा है मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सत्य कूट की पहचान करो। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन 1900 जो है 42वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था, 76, इसके तहत जोड़ा गया था। फिर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, बिल्कुल, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य, बिल्कुल नहीं, ऊपर बात कर चुके, कौन से, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और जो है जोड़े कितने गए आपके, 10 मूल कर्तव्य। और 11वां आपको मैंने कल बता दिया कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बालक को जो है शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, पहला सही, केवल पहला सही किसमें हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67।
भारत में मूल कर्तव्यों को किस संविधान से प्रेरित होकर अपनाया गया? तो जो मौलिक अधिकार है उसको तो आपको पता है अमेरिका के संविधान से लिए गए, और जो मूल कर्तव्य है ना वो कहां से लिए गए? तो मूल कर्तव्य आपके पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। इंपोर्टेंट बनता है, सोवियत संघ के संविधान से क्या लिए गए? मूल कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा? तो अभी ऊपर ही बात करके आए, तो कौन से? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है ये जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69वां क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, कि एक तरफ मूल कर्तव्य है और एक तरफ अनुच्छेद है, सुमेलित करना है। तो सबसे पहले संविधान की पालना करना, तो ये तो सबसे पहले ही होगा, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 51A जो है फर्स्ट हो जाएगा। फिर देश की संप्रभुता, एकता व रक्षा व अक्षुण्ण बनाना। क्या देश की संप्रभुता, एकता की रक्षा व अक्षुण्ण बनाना? तो ये अनुच्छेद 51A के तीसरे में वर्णित है। फिर सामाजिक संस्कृति को समझना, तो सामाजिक संस्कृति को समझना अनुच्छेद 51A के 6 में वर्णित है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अनुच्छेद 51A के 8वें में वर्णित है। तो इनको तो याद करना ही पड़ेगा, सब कुछ सामने इसके उत्तर दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 और आज का लास्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन से हैं? तो देखो केवल नागरिकों को कौन कौन से प्राप्त हैं? तो एक तो 15वां, एक 16वां, ठीक है, और इसके अलावा भी जो है और भी है वो मैं आपको बता देता हूं। 15वां 16वां तो हो गया आपका, इसके अलावा जो है, सॉरी एक मिनट, 16वां हटा देता हूं, एक मिनट, पेन काम नहीं कर रहा। तो 15वां 16वां 19वां 29वां और 30वां ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। किसको? केवल नागरिकों को प्राप्त है। किसको? केवल नागरिकों को। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, इनमें वर्णित जो मौलिक अधिकार है वो केवल नागरिकों को है, मतलब विदेशियों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। तो 15वां अनुच्छेद क्या कहता है आपका? 15वां कहता है जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग वह जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। 16वां क्या कहता है? 16वां कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता होनी चाहिए। तो उत्तर यही हो जाएगा एक तो, ठीक है। 16वां अनुच्छेद 16 क्या कहता है आपका? लोक नियोजन में अवसरों की क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका आता है 19वां, कौन सा? 19वां। तो 19वां क्या कहता है आपका? 19वां कहता है आपको कि जो वाक स्वतंत्रता है वो जो है नागरिकों को मिलनी चाहिए। वाक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जो आपके फिर आता है 29वां कहता है आपका जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, ठीक है, हितों की रक्षा। ये भी जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है। एक आपका अनुच्छेद 30 जो कहता है अल्पसंख्यक द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन, शिक्षा संस्था की जो है स्थापना। तो ये आता है अनुच्छेद जो है 30। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।